पुलिस एक थाने में बैठकर काम करती है, लेकिन उसके खबरी हर जगह होते हैं। पुराने जमाने में राजा लोग खबरियों से काम लिया करते थे, जिन्हें गुप्तचर कहा जाता था। आज का खबरी वही घरेलू गुप्तचर है, जिन्हें ह्यूमन इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल ऐतिहासिक यात्रा को पसंद करें, तो कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मेरा 1K पूरा करवाइए। आज जो मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, वो भारत के सबसे बड़े मुखबिर की कहानी है, और ऊपर से सबसे रईस खबरी। ये भारत की हर सरकारी एजेंसी के लिए काम करते थे। 80 के और 90 के दशक में इनका नाम सरकारी एजेंसियों में बड़े अदब से लिया जाता था। जितना इनाम पैसा इनको मिला, उसके आसपास भी कोई खबरी आज तक पहुंच नहीं पाया। जबरदस्त मुखबिर, अपने काम के शातिर, जिस गली से गुजर गए उस गली का फिर पता कभी नहीं पूछा। इस खबरी की मौत होती है, उसके 2 साल बाद एक दूसरे खबरी की मौत हो जाती है। दिनांक थी 3 अप्रैल 2009। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मुखबिरों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई, और उसकी वजह ये थी कि कई खबरियों की एक के बाद एक मौत हो रही थी। उन्हें कोई मार रहा था, उनकी पूरी जिंदगियां खतरे में हो गई थी। चलिए कहानी पर वापस आते हैं। सलीम सिद्दीकी, यही नाम रखा था उनके माँ बाप ने उनका पैदा होने पर। बड़े होने पर उनके बहुत सारे नाम पड़े, लेकिन सबसे मशहूर नाम जो उन्हें मिला वो था सलीम कोलाबा वाला और सलीम लंगड़ा। मुंबई की कोलाबा के पास एक चाल है, जहां वो एक बेहद गरीब घर में पैदा हुए। बड़े हुए तो छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालने लगे, लेकिन सबसे अपना शौक होता है, सबका अपना अपना एक छोटा मोटा शौक होता है। इनका भी एक शौक था, खबरें इधर की उधर करना। बेहद शातिर और मेहनती, इनकी खूब खबरें इधर की उधर की। इनके पास एक बाइक हुआ करती थी, जिस पर ये खूब भागते थे। एक बार इनका बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, जिससे इनके हाथ और पैर में काफी चोट आई थी। थोड़े लंगड़ाकर चलने लगे थे, जिसकी वजह से इनका नाम सलीम लंगड़ा पड़ गया। इन्होंने शादी की, 3 बच्चे हुए। इन इनकी एंटी करप्शन ब्यूरो, पुलिस, इनकम टैक्स, आईबी, रॉ, सीबीआई, कस्टम, नार्कोटिक्स, कहाँ कहाँ पहुंच नहीं थी, ये पूछिए। हर डिपार्टमेंट में टॉप टू बॉटम इनके कोई ना कोई जानकार मिलते ही थे। किसी के साथ चाय, किसी के साथ कॉफी और किसी के साथ कोल्ड ड्रिंक। ये सलीम लंगड़ा भाई का स्टैंडर्ड था। करोड़ों रुपयों की चोरियां, घोटाले पकड़वाए थे इन्होंने। बताते हैं, मुंबई के समंदर को इनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। इनका मुंबई में नेटवर्क इतना मजबूत था कि कहते हैं कि मुंबई में क्या हो रहा है इन्हें सब पता होता था। इतनी हैसियत रखते थे कि विभागों में नाम का सिक्का चलता था। इन्होंने एक खबर पुलिस को दी थी, जिसका इनाम इनको लाखों रुपए में मिला था। अपने कोलाबा के अकाउंट में अपनी बीवी के साथ वो पैसा जमा कराने पहुंचे। वो रकम करीब 18 लाख रुपए थी, तो वो 18 लाख रुपए डिपॉजिट करने पहुंचे थे। बैंक में मैनेजर हैरान रह गया। सीधे साधे कपड़े पहने एक आम सा आदमी 18 लाख रुपए जमा कर रहा है। मैनेजर को थोड़ा शक हुआ। उसने उन्हें चाय का ऑफर किया और कुछ वक्त ले लिया। अपने लोकल थाने में फोन कर दिया कि ऐसे फला आदमी 18 लाख रुपए जमा करने पहुंचा है, आप फौरन आओ। पुलिस आती है और उन दोनों मियाँ बीवी को कुलाबा पुलिस स्टेशन ले जाती है, क्योंकि थाने का कोई पुलिस वाला इन्हें नहीं जानता था। मैंने शुरू में कहा, जिस गली से एक बार गुजरे फिर उसका पता नहीं पूछा। थाने में पुलिस वालों ने खूब पूछा, ये पैसे कहाँ से आए। सलीम बार बार बोलते रहे, ये मेरे पैसे हैं। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। पुलिस वाले पूछते रहे, लेकिन सलीम ने अपना मुंह नहीं खोला। सोर्स ऑफ मनी बिल्कुल नहीं बताया। शाम से रात भी हो गई, लेकिन सलीम वहां से नहीं हिले। मुझे मेरा पैसा दो, बस। उस समय कस्टम के इंस्पेक्टर थे दयाशंकर। वो सलीम के बहुत बड़े फैन थे, तो उस दिन उन्हें सलीम से मिलना था, क्योंकि सलीम ने अपने बेहतरीन काम से कस्टम वालों की बहुत मदद की थी। जहां वो दयाशंकर जी से मिलता था, वहां भी वो नहीं था। उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। किसी काम से वो कोलाबा पुलिस स्टेशन पहुंचे। सलीम को बैठा देखा तो वो पहचान गए। वो सारे दयाशंकर जी को बताते हैं। पुलिस वालों को भी सांसें रुक जाती हैं। सब कुछ सुनकर दयाशंकर जी कहते हैं कि सारा पैसा वापस करो। पुलिस वाले दयाशंकर जी को कहते हैं कि ये सोर्स ऑफ मनी नहीं बता रहा। दयाशंकर जी कहते हैं कि इसलिए तो ये स्पेशल है, इनको पैसा वापस करो।
पैसे की गारंटी मैं लेता हूँ। बाहर आकर दयाशंकर जी बोले, सही मायने में तुम एक सच्चे खबरी हो। सुबह से रात हो गई लेकिन तुमने मुंह ही नहीं खोला यार। सलीम अपने पेशे को लेकर कितने ईमानदार थे ये इस घटना से पता चलता है। ये वो दौर था जब पुलिस सलीम पर बहुत ज्यादा डिपेंड होने लगी। बड़े बड़े लोग, चाहे वो पुलिस के आला अफसर हो या किसी भी विभाग के हेड हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या बड़े कोई भी आई लेवल के, एसआई लेवल से लेकर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सलीम बड़ी बड़ी खबरें उन्हें देने लगे। इस सब से तभी 2007 में एक अजीब सा मोड़ आया। सलीम की जिंदगी में बहुत सारे माफियाओं को, वो चाहे तेल माफिया हो, रेत माफिया हो या ड्रग माफिया हो, इन सबको पकड़वाने में सलीम ने बहुत मदद की थी। नारकोटिक्स विभाग से इन्हें बेशुमार पैसा इनाम मिला था। उस पैसे से इन्होंने घर बनवाया, गाड़ी ली, 2 बोट खरीदी, एक छोटी और एक बड़ी, जो गेटवे ऑफ इंडिया में कोलाबा तक फेरी की तरह चलती थी। एक बार सलीम की मुलाकात तेल माफिया से हुई तो एक दूसरे को कुछ ही वक्त में वो जानते लगे। तेल के काले धंधे में डी कंपनी यानी दाऊद का बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ था। तो इस बंदे ने सलीम से कहा कि 2 इंडोनेशिया के लोग यहाँ आने वाले हैं, तुम्हें मुंबई में उनके साथ रहना है, उन्हें मुंबई दिखाना है। सलीम को लगा कि कोई माफिया होंगे, लेकिन पैसे का लालच बहुत गंदी चीज है। वो तस्कर थे। वो दोनों इंडोनेशियाई सिटीजन थे। वो यहाँ आते हैं और धीरे धीरे उन्हें परखना शुरू करते हैं। वो दोनों सलीम के सामने ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन सलीम को उन दोनों के हाव भाव बहुत ज्यादा संदिग्ध लगते थे। कुलाबा के पास एक होटल में वो ठहरे, लेकिन कुछ दिनों बाद वो सलीम को कहते हैं कि हमें कोई कमरा किराए पे दिलवा दो, काफी दिनों तक रुकना है। तो होटल कब तक चलेगा? तो सलीम ने नरीमन हाउस पर अपनी पत्नी के नाम पर एक कमरा किराए पर लिया और उन दोनों को वहीं ठहरा दिया। ये दोनों इंडोनेशियाई नागरिक एक रूटीन फॉलो करते थे। सुबह एक टैक्सी लेते थे, सुबह शाम की अलग-अलग जगहों पर जाकर वहाँ के फोटोग्राफ्स खींचते थे और शाम को वापस अपनी जगह आते थे और लैपटॉप में डाउनलोड कर कर उसे किसी और के पास सेंड कर देते थे। इस रूटीन को देखकर सलीम को शक होने लगा। ना तो ये अपने गिरोह के लोगों से मिल रहे हैं और ना ही ये वापस जा रहे हैं। वो एक पेशेवर खबरी था, तो ये रूटीन अपने आप में ही शक के घेरे में था। फिर भी सलीम उनके साथ लगे रहा। इसी तरह धीरे-धीरे उन दोनों को सलीम पर पूरा भरोसा हो गया और उन दोनों ने एक दिन सलीम को अपना राज बताया। उन्होंने बताया कि उन्हें अमेरिकी काउंसलेट उड़ाना है। अमेरिका अमेरिकी काउंसलेट बिल्कुल समंदर के किनारे है। हमें बोट समंदर में लेकर आएंगे और बोट में आरडीएक्स होगा, जिसका इस्तेमाल हम काउंसलेट उड़ाने में करेंगे। जब ये सब सलीम को पता चला तब उनके पैरों से जमीन निकल गई। उन्होंने तो सिर्फ छोटा मोटा माफिया समझा था, ये तो धमाके करने वाले आतंकवादी निकले। वो अपने घर आकर बीवी को सब कुछ बताते हैं। उन्होंने की बीवी बोली कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, पुलिस को जाकर सब कुछ बता दो। सलीम उस वक्त के एक आईबी ऑफिसर थे जिनको अच्छी तरह जानते थे। पहले भी वो उन्हें सूचनाएँ पहुँचा चुके थे। उनसे एक जगह मिलने जाते हैं। सलीम ने पूरी कहानी उनको बता दी। उन्होंने सलीम से कहा कि अचानक अगर तुमने उनको छोड़ दिया तो वो शक में आ जाएँगे। तुम उनके साथ जैसे रह रहे हो वैसे ही रहो। मैं कुछ करता हूँ। कुछ रोज़ बदस्तूर ये सब चलता रहा और एक दिन बड़ी खामोशी से उन दोनों इंडोनेशियाई नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंडोनेशिया डिपोर्ट भी कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर वो टेररिस्ट थे तो उन पर हिंदुस्तान में मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया? और टेररिस्ट को डिपोर्ट थोड़े ही किए जाते हैं। ये काम सलीम जी को आखिरी काम था, क्योंकि इसके बाद उनकी जिंदगी खतरे में पड़ चुकी थी, क्योंकि इन इंडोनेशियाई नागरिकों का भेद खुल गया था। उनका नेटवर्क मुंबई में भी था, तो सलीम जी उनके रडार पर आ चुके थे। 8 सितंबर 2007 को सलीम अपनी पत्नी के साथ एक बंदरगाह की ओर जा रहे थे। वहाँ एक इलाका है दारूखाना। स्कूटर से कहीं निकले थे। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। दोनों की मौत हो गई। अब सोचने वाला सवाल ये था कि क्या थे? नॉर्मल एक्सीडेंट था या एक्सीडेंट के अंदर ही छुपा हुआ कुछ और? एक आई विटनेस भी था। उस शख्स को उसी दिन भारत से बाहर जाना था। वो चला गया, लेकिन जब उसने सलीम जी की मौत की खबर, कहानी अखबार में पढ़ी तो उसने पुलिस को एक मेल भी किया। उसने बताया कि मैंने अपनी आँखों से देखा था कि वो ट्रक कुचल कर आगे गया और फिर रिवर्स लेकर वापस उनको कुचलने के लिए आया। अगर ये एक हादसा होता, तो वो मार कर भाग चुका होता। इसलिए ये कोई हादसा नहीं, ये मर्डर है। कोई इंसिडेंट हो ही नहीं सकता। इसी के 2 साल बाद इरफान चिंदी नाम के एक मुखबिर की और मौत हो गई।
सलीम की मौत की गुत्थी कभी सुलझ नहीं पाई। सही मायने में देखें तो ये भी किसी देशभक्त से कम तो नहीं थे। सलाम है ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी जान खतरे में डाली और कितनों की जानें बचा ली। सोचिए अगर अमेरिकी काउंसलेट उस टाइम धमाके की भेंट चढ़ गया होता तो भारत की क्या ही इज्जत रह जाती।